Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our second session of the chapter called as the plant growth and development. Okay, class 11th. तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू द फैक्टर्स ओके विच नॉर्मली अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ. तो सबसे पहले आ रहे हैं स्क्रीन पे एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स, जिसके अंडर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लाइट. ओके तो देखते हैं ये लाइट कैसे और कैसे रोल प्ले करती है. ठीक है, एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ द लाइट इज नॉट एसेंशियल बट इट रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, इनिशियल लेवल पे लाइट की इतनी खास जरूरत नहीं होगी, लेकिन बाद में के लिए ग्रोथ होने के लिए और फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, एग्जाम्पल इन सम सीड लाइक रोमैक्स विस्कम एंड सी जर्मिनेशन इज इंड्यूस्ड बाय द लाइट. तो आपके सामने मैंने दो एग्जाम्पल रखे हुए हैं, एक है रोमैक्स और दूसरा है विस्कम, जहाँ पे जो जर्मिनेशन प्रोसीजर है वो लाइट के वजह से इंड्यूस होती है. लेकिन अगर मैं नाइगीला की बात करूं तो वहां पे जो लाइट फैक्टर है वो इनिबिट करता है जर्मिनेशन को. ठीक है, सम सीड्स लाइक कॉर्न बीन्स आर लाइट इंडिपेंडेंट ऑल्सो. तो कॉर्न एंड बीन्स की अगर बात करूं तो वो लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं. चलो अभी थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं फाइटोक्रोम के नाम से. ठीक है, फाइटोक्रोम इज अ पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट डिपेंडेंट रेस्पॉन्स. Two forms of phytochromes are known as a PR and PFR. PR stand for the phytochrome red and the PFR stand for the phytochrome far red. Okay, अभी ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं. These two forms are interconvertible and it was discovered by the Borthwick and the Hendrick. ओके तो ये दो साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की थी. पीआर जो होता है वो दिन के समय में, दैट इज ड्यूरिंग द रेड लाइट, उसकी जो नैनोमीटर है वो भी दे के रखी है वेवलेंथ, दैट इज 6 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर में वो कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में. और जब पीआर गेट कन्वर्टेड इनटू पीएफआर इट विल बी गिविंग राइज टू द जर्मिनेशन प्रोसेस. ओके तो प्रोसेस क्या होगा, जर्मिनेशन होगा. लेकिन रात के समय में तो लाइट नहीं होती, तो फिर क्या हो जाएगा, सी दैट इज अ फार रेड रीजन. ओके ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम the PFR will get converted into PR and the germination will be stopped. Understood over here? So both are interconvertible. In light PR, see, gets converted into, okay, see, in light PR gets converted into PFR. Actually this is a PFR over here. Okay, and during night the PFR will get converted into PR. The germination is promoted by the PFR. This is understood very clearly. Only the mistake is over here, it is a PFR. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए. It is a PF and R. फाइन, बढ़ते हैं आगे. टेम्परेचर. ना दूसरा जो फैक्टर आ रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज अ टेम्परेचर. जर्मिनेशन जो नॉर्मली होता है उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन काफी बढ़िया रहती है. एक रेंज भी देके रखी है, जैसे कि 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक बेस्ट माना जाता है. ठीक है, ऑप्टिमम जर्मिनेशन के लिए, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए हमेशा सुटेबल रहता ही रहता है, दैट इज अ 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये हमारा तीसरा फैक्टर है. द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर मेट विथ to a larger degree by aerobic respiration. Thus, the quantity of the oxygen available to the plants govern their growth rate. Okay, तो मतलब यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जो ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, इसलिए कंडीशन एनारोबिक होती है. लेकिन जैसे जैसे प्लांट में जर्मिनेशन वाली प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ेगी तो एरोबिक कंडीशन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, see the energy which is required by the metabolic processes are met with to a large degree of the aerobic respiration. मतलब through respiration the oxygen will be getting fulfilled and all those processes will be done. Okay, now with respect to the soil water के बारे में बात करते हैं. both deficiency and excess of water retard the growth of the plants. तो आइदर पानी कम होना तो प्लांट जाएगा स्ट्रेस कंडीशन में, और पानी का बहुत ज्यादा एक्सेस होना सॉइल में, अगेन इट विल बी लाइक प्रॉब्लमेटिक टू द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये तो सबको पता है, एंड फॉर बिल्डिंग अप द कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 विल reduce द ग्रोथ because of its effects on the closing of the stomata and maintenance of the dormancy. ठीक है, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है. दूसरी बात, सॉइल न्यूट्रिएंट के बारे में देखते हैं. प्लांट ग्रोथ इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, फैक्टर है. अभी दूसरा क्राइटेरिया जो है एक्सटर्नल के बाद, तो चालू हो जाता है इंटरनल ग्रोथ फैक्टर्स.
तो इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं, तो ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय द सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ, बट वो चाहिए होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में. इफ द सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन वन टिश्यू or you can say organ of the plant and are then transported to the other side where they produce specific effects on the growth and development, they are referred to as a सी प्लांट हॉर्मोन्स. तो अभी ये जो हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स या फिर डेवलपमेंट, इनमें हम लोग फाइटो हॉर्मोन्स को लेके बात करेंगे. यहाँ पे ये पॉइंट कहने का मतलब ये है कि देखो वो साइट ऑफ प्रोडक्शन उनका डिफरेंट हो सकता है एंड द साइट ऑफ एक्शन कैन बी डिफरेंट. ओके, चलो अभी थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं. दूसरी कैटेगरी जो आ रही है दैट इज द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, है ना. द रेशियो ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द नाइट्रोजनस कंपाउंड गवर्न्स द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ. Presence of more carbohydrate favors the good vegetative growth, flowering, and even the fruiting. Presence of more nitrogenous compound results in the poor vegetative growth. मतलब vegetative growth जो initial growth होती है वो काफी अच्छे से नहीं होगी. Even the flowering will not be there and even the fruiting will not be proper. Okay? अगर सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको नाइट्रोजन देखने मिलेगा तो नाइट्रोजनस कंपाउंड. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ओवर हियर इंटरनल फैक्टर में आता है जेनेटिक फैक्टर. यस, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज and the growth are under the genetic control itself. तो genetic भी बताता है कि whether it will be like very good growth or it will be like stunted growth और या फिर उसमें further growth ही नहीं होगी. ये सारी बातें वहां पे मैटर कर जाएगी. ठीक है, अभी फैक्टर समझने के बाद आपके स्क्रीन पे एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो चालू होने जा रहा है, दैट इज अ डोमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन. ओके, तो अभी इसको समझते हैं. The development of the seed in many plants undergo a period of dormancy, okay, before germination and further growth. Almost all the plant experience a growth सस्पेंडेड पीरियड. मतलब क्या, क्विसेंट जोन कहते हैं इसको. क्विसेंट जोन याद है हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर देखा था वहां पे मैंने क्विसेंट जोन के बारे में बात की थी, राइट. मतलब क्या, क्विसेंट जोन में सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी नहीं होती, वहां पे सेल खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन से ओवर दैट. नाउ डोमेंसी सीड मे बी ड्यू टू द, अभी क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से सीड डोमेंसी दिखा सकता है, जैसे कि रूडिमेंट्री एम्ब्रियोस या फिर इनपरमिएबल सीड कोड्स, मैकेनिकल रेजिस्टेंट सीड कोड रहेंगे, फिजियोलॉजिकल इमेच्योर एम्ब्रियोस रहेंगे, या फिर यू कैन से प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनिबिटर जो कि ग्रोथ को इनिबिट नहीं मतलब ग्रोथ जो होती है उसको इनिबिट करके रखा है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड का होना, फिनॉल्स होना, है ना. फिर यहाँ पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का होना या फिर कॉमेरिन का प्रेजेंट होना, ये सारी बातें जो है ना ये जर्मिनेशन को इम्पैक्ट करती है. ओके, नाउ सी पीरियड ऑफ द रेस्ट आफ्टर राइपनिंग, again a kind of problematic. See, seeds like apple, peach would not be germinate even when the condition is very favorable. जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो फेवरेबल होगी, लेकिन फिर भी ये सीड्स ग्रो नहीं करेंगे. ओके, सच सीड्स germinates after they have completed a period of rest. मतलब उन सीड का अपना अपना एक रेस्टिंग पीरियड होता है. अगर उनके पहले कंडीशन फेवरेबल है लेकिन उनका रेस्टिंग पीरियड जो है वो खत्म नहीं हो रहा है और तभी आपको इन सीड्स को जर्मिनेट वगैरह करना है तो नॉट पॉसिबल. ओके, जब तक सीड्स का पूरा रेस्टिंग पीरियड नहीं खत्म हो जाता तब तक वो सीड्स ग्रो नहीं करेंगे. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी भी देख लो, अभी आपके सामने आ रहा है. ठीक है, द कोर्ट इम्पोज्ड डोरमेंसी एक और सिनारियो है, मतलब इम्पोज्ड ऑन एम्ब्रियो बाय द सीड कोट. मतलब सीड कोट हार्ड होने के वजह से जो है वो अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हो पाता है ठीक तरीके से, मतलब प्रेशराइज नहीं कर पाता है, सीड कोट को रप्चर नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है वो जो हार्ड सरफेस के कारण फर्दर ग्रोथ देखने नहीं मिलती. तो इसी के हमारे पास टोटल 5 मैकेनिज्म्स है. ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द कोर्ट इम्पोज डोरमेंसी के हमारे पास टोटल 5 बेसिक मैकेनिज्म्स है. जैसे कि फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर अपटेक. मतलब क्या, ये बहुत कॉमन कॉज है. सीन इन एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन, वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होना, सुबेरिन होना, लिग्निन होना, ये सारी चीजें अगर कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होगी सो ये जो वाटर का जो अंदर जाने का एबिलिटी होता है ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वैक्सी कोटिंग सुबेरिन लिग्निन ये क्या करते हैं, ये इम्परमिएबल टू द वाटर है ना. ये लोग की प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर इम्परमिएबल टू द वाटर, वाटर को अंदर जाने ही नहीं देंगे, जिसके वजह से प्रिवेंशन ऑफ द वाटर विल बी टेकिंग प्लेस. ओके, अभी इतना समझने के बाद मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट को समझते हैं.
हियर द रेडिकल फेल्स टू पेनिट्रेट द सीड कोड्स ड्यू टू द रिजिडनेस, मतलब सीड कोड जो है वो काफी स्ट्रांग है, और जो रेडिकल जो कि अंदर मान लो वाटर अंदर चले गया है, काफी सारी प्रोसेस हो रही है अंदर, लेकिन वो रेडिकल जो ग्रो हो रहा है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सीड कोड के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिंस द सीड कोड इज वेरी टफ, जिसके वजह से वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता ठीक तरीके से, और वो अंदर ही अंदर रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेरेंस विथ द गैसेज एक्सचेंज। नाउ सी, lower permeability to the oxygen suggests that the seed coat inhibits the germination by limiting the oxygen supply to the embryo, मतलब जो embryo को ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो सप्लाई ही नहीं हो पाता है, just because of the inhibitors। ओके, मतलब सीड कोड इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस जो कि बहुत हार्ड होने के कारण ये सारी गैसें एक्सचेंज भी उसमें से डिफ्यूज नहीं हो पाती। ठीक है, रिटेंशन ऑफ इनिबिटर्स, सीड कोड मे बी प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द इनिबिटर्स फ्रॉम द सीड्स। नेक्स्ट, इनिबिटर प्रोडक्शन, seed coats and pericarp may contain relatively high concentration of the growth inhibitors, which can suppress the germination of the embryo. For example, अगर एब्सिसिक एसिड ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो जर्मिनेशन जो है वो सप्रेस हो जाएगा। ओके, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी ये हमारी सेकंड कैटेगरी है। ओके, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी सेकंड कैटेगरी है। इट इज नॉट ड्यू टू द एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द सीड कोट, ये सीड कोट के या फिर कोई और सराउंडिंग टिश्यू के वजह से नहीं होती, ये होती है देखो किस कारण, इट इज thought to be due to the presence of inhibitors, okay, खास करके ABA, as well as there are some growth promoters such as जिब्रेलिक एसिड, इनके वजह से होती है। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर अगर नहीं रहेंगे, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड को ग्रोथ प्रमोटर माना गया है, इनके वजह से जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट काफी अच्छे से देखने मिलता है, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा, और एब्सिसिक एसिड तो है ही ऑलरेडी, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, नोट, जर्मिनेशन इनिबिटर्स के मैंने एग्जांपल्स दे के रखे हैं, जैसे कि फिनॉल्स, साइनाइड, xanthine, एब्सिसिक एसिड, मस्टर्ड ऑयल, फेरोलिक एसिड विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द टोमेटोज, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो ये जो है अगर इनमें से कोई भी बंदा अगर सीड के कांटेक्ट में रहेगा तो वो इनिबिट कर देगा जर्मिनेशन प्रोसेस को। ठीक है, वेरएस जर्मिनेशन को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स हैं हमारे पास, देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, इथिलीन, देन जिब्रेलिक एसिड, xylol, CCl4, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ऑक्सीजन, देन क्लोरोहाइड्रीन। अगर ये सब्सटेंसेस रहेंगे तो जर्मिनेशन काफी अच्छे से होगा। ठीक है, अभी देखो सीड डोरमेंसी चल रहा है, तो क्या हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स, एक है नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ ब्रेकिंग द सीड डोमेंसी, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, प्ले करते हैं। जैसे कि ये जो सीड कोड को है ना डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो सीड कोड है वो थोड़ा सा वीक भी हो जाता है। ओके, इसके अलावा डाइजेस्टिव जूसेस, मान लो एक पर्टिकुलर फ्रूट जो कि एनिमल्स ने खा लिया और वो फ्रूट सीड के साथ ही इंटेक कर लिया, तो सीड्स जो है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए निकलेगा, और डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह जो है बॉडी में सीक्रेट होती है, राइट, डाइजेशन के समय में, तो वो सारे केमिकल ट्रीटमेंट इनडायरेक्टली मिल जाता है सीड कोड को। ठीक है, तो उसके वजह से देयर आर पॉसिबिलिटी कि सीड कोड जो है वो थोड़ा सा लूज हो जाए या थोड़ा सा वीक हो जाए, है ना, ये सारी बातें यहाँ पे समझने की होती है। नेक्स्ट, मैकेनिकल एब्रेशंस, मतलब एक्सीडेंटली कुछ हो जाना जिसकी वजह से सीड कोड का रप्चर वगैरह हो जाना। ओके, इसके अलावा वॉशिंग अवे ऑफ द इनिबिटर्स बाय द रेन और इरिगेटेड वाटर, मतलब जो सीड्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर इरिगेटेड वाटर वगैरह के कांटेक्ट में आने से, या फिर जो रेन वगैरह होता है, रेनफॉल होता है, जिनके वजह से सीड्स के ऊपर जो भी इनिबिटर्स वगैरह रहेंगे वो धुल जाने के कारण सीड कोड कैन बी ब्रेक डाउन नेचुरली। ओके, मतलब इन शॉर्ट जर्मिनेशन प्रोसेस विल बी देयर, सीड डोरमेंसी विल बी ब्रेक डाउन। then synthesis of the growth hormone can also play an important role over here। उसके अलावा inactivation of the growth inhibitors by heat or cold, या फिर यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, जो कि इधर हीट और कोल्ड फैक्टर्स आएंगे, तो जिनकी वजह से इनिबिटर्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और ग्रोथ पॉसिबल होती है। ओके, मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो कैन ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन द सीड डोरमेंसी। इसके अलावा अभी आर्टिफिशियल मेथड के तरफ बढ़ते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, क्योंकि इसके अंदर सब टॉपिक्स खुलते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है स्कैरिफिकेशन। इन दिस इट इज वीकनिंग ऑफ द सीड कोट बाय द मैकेनिकल एब्रेशन और केमिकल ट्रीटमेंट विल बी गिवन। मैकेनिकल एब्रेशन मतलब हम लोग जानबूझ के उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे जिसके वजह से उसका जो सीड कोट है वो लूज हो जाए। ओके, by machinery, by machine threshing, okay, vigorous shaking,
इसके अलावा केमिकली ट्रीटमेंट गिवन ओके विथ रिस्पेक्ट टू द पोटेशियम नाइट्रेट, इथिलीन, क्लोरहाइड्रीन, ऐसे ट्रीटमेंट दोगे तो हो सकता है कि वो जर्मिनेशन करे सीड्स ओके, और उसका जो डोमेंसी पीरियड है वो ब्रेक डाउन हो जाए। लो टेम्परेचर जो होता है दैट इज अ चिलिंग ट्रीटमेंट दे सकते हो, -डिग्री में रख दो सीड्स को, अगेन दैट कैन बी अ काइंड ऑफ फैक्टर विच विल बी लाइक इनहिबिटिंग ऑल द यू कैन से, बोलते हैं ना जो इनहिबिटर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, ऐसी भी सारी पॉसिबिलिटीज है ओके। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग टेम्परेचर्स, मतलब कभी सीड्स को एक्सपोज रखना विद रिस्पेक्ट टू द अल्टरनेटिंग हाई टेम्परेचर्स और विद रिस्पेक्ट टू द लो टेम्परेचर, सो दैट रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो आता है दैट इज अ हार्मोन ट्रीटमेंट। So dormancy in some seeds is broken down okay by treating them with the hormones such as gibberellic acid या फिर gibberellins okay, cytokinins, ethylines, है ना, ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के बाद मतलब ये जो सीड डोरमेंसी का टॉपिक है वो खत्म होने के बाद आपके स्क्रीन पे एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो रहा है जिसको वीवी पैरी कहते हैं। टर्म समझ लो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन एज वेल एज द यू कैन से एग्जांपल बेस्ड। तो सम प्लांट्स ग्रोइंग इन द मार्शी लैंड ओके शोज अ स्पेशल टाइप ऑफ द जर्मिनेशन, हैबिटेट क्या है मार्शी लैंड ओके, और क्या बोल रहा है स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन दिखा रहा है जैसे कि नोन एज विविपैरी विच इज सीन इन केस ऑफ द राइजोपोरा ओके, सोनेरेशिया, हेरिटीरिया। तो आप लोगों को एक तो मार्शी लैंड यानी सलाइन एरिया रहता है थोड़ा सा, बोल सकते हो ठीक है, तो वहां पे ग्रो होने वाले प्लांट्स या फिर दलदल टाइप वाला एरिया बोल सकते हो, ऐसी जगहों पे ग्रो होने प्लांट्स के एग्जांपल दिए हैं राइजोपोरा ओके, सोनेरेशिया, दिस इज अ काइंड ऑफ मैंग्रोव्स यू कैन से ओके, हेरिटेरिया। तो ये एग्जांपल्स आपको कंपलसरी ध्यान में रखनी पड़ेगी ठीक है। अभी विविपैरी का डेफिनेशन देखो, इन विविपैरी द सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट, मतलब ऑलरेडी प्लांट है, प्लांट ऑलरेडी फ्रूटिंग कर चुका है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और सीड्स ग्रो हो रहे हैं फ्रूट के अंदर ही बिना फ्रूट गिरे, मतलब सी वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, मतलब फ्रूट जो है वो अभी भी पेरेंट प्लांट को ही अटैच है, लेकिन क्या हो गया तो फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन देखने मिला ठीक है। अगर ऐसा फ्रूट गिर जाता है तो वो सॉइल के कांटेक्ट में आने से वो प्लांट जो है इट कैन जर्मिनेट, अंडरस्टूड। तो सी द एम्ब्रियो ग्रोज आउट ऑफ द सीड एंड देन आउट ऑफ द फ्रूट and project from it in the form of green seedling okay, displaying the root and the hypocotyl region. Due to the increase in the weight, the seedling separate from the parent plant and grows separately on the soil or on the grounds, you can say like this way। समझ में आई बात? तो फ्रूट जो है वो पेरेंट को ही अटैच है और फ्रूट के सीड में से ही सीडलिंग ग्रो हो चुका है while it is still attaching to the parent plant, लेकिन सीड का वजन बढ़ने के कारण, ग्रोथ होने के कारण सीड में जो मतलब जो सीडलिंग है उसकी जो वेट जो इंक्रीज हो रहा है ना उसके कारण वो गिर जाते हैं एंड देन सॉइल के कांटेक्ट में आने से वो ग्रो कर जाते हैं ठीक है। नेक्स्ट, a very important definition is coming on the screen, see etiolation। etiolation term जो है applied to the morphological adaptation exhibited by the plant growing in the dark ओके तो जैसे कि जो प्लांट है जो डार्क कंडीशन में ग्रो करते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको देखने मिलेगी ओके। तो देखो, लॉन्ग स्पिंडली स्टेम्स ओके, साइज ऑफ द स्टेम विल बी लॉन्ग स्पिंडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, लैक ऑफ क्लोरोफिल क्योंकि देखो ऑलरेडी वो डार्क में गिर रहा है, डार्क में मतलब ग्रो कर रहा है, स्टंटेड स्मॉल लीव्स ओके, नो लीफ एक्सपांशन विल बी देयर, मतलब सरफेस एरिया जो लीफ का है वो इतना खास ग्रो नहीं करेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाली एबिलिटी तो उसमें दिखने वाली है नहीं ठीक है। लिटिल मैकेनिकल टिश्यू विल बी देयर एंड लॉन्ग इंटरनोड रीजन्स विल बी सीन ओके, मतलब इंटरनोडल रीजन जो है वो बड़े रहेंगे। अभी इतनी बातें समझने के बाद वी आर एंटरिंग इनटू द वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्गिटिविटी ऑफ द सीड्स, मतलब आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इससे, लेकिन आपको ये बात समझना है कि यस सीड्स कैन बी स्टोर फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड आल्सो, सीड्स कैन रिमेन गुड हेल्थ कंडीशन आल्सो, मतलब सीड की जो कंडीशन है वो रह सकती है लंबे समय तक अच्छी वाली ठीक है। तो यहाँ पे समझो, सबमर्ज लोटस सीड एक एग्जाम्पल दिया है, सबमर्ज लोटस सीड्स फाउंड इन 3000 ईयर्स ओल्ड बोट नियर टोक्यो, मतलब टोक्यो में एक जो बोट थी ओके जो कि 3000 साल पुरानी थी ठीक है, और उसमें वो लोटस का सीड मिला था। सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस, है ना, इतना साल पुराना वो सीड है ओके। नेक्स्ट, बार्ले सीड अगेन 3000 ईयर्स ओल्ड ओके, टॉम्ब ऑफ किंग दैट इज अ टल अंकामेन, ऐसी जगह पे मिली थी। आर्टिक ल्यूपाइन सीड्स एसोसिएटेड विद द रोडेंट
burrows determined to be 14,000 years old, मतलब ल्यूपाइन के सीड्स लाइक उनकी जो एबिलिटी है स्टोर रहने की, दैट इज असी 14,000 ईयर्स, 3,000 मतलब इससे समझ में आता है काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ओके तो ये कैसे टेस्ट किया जाता है, तो सीड वायबिलिटी इज टेस्टेड बाय द 1% कलरलेस ट्राइफिनाइल टेट्राजोलिन क्लोराइड सोल्यूशन, इसके साथ ट्रीट करने से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ द सीड विल बी कम टू नो। द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैज बीन स्टार्टिंग ओवर हियर, फोटो पीरियोडिज्म, इसको समझ लो क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सीजनल चेंजेस इन अ डे लेंथ, ओके, or the response of the plant to the relative length of the light and the dark period with respect to the इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग, तो मतलब लाइट का और या फिर रात का क्या समय है फ्लावरिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले ये जो टर्म है फोटो पीरियोडिज्म, ये यूज किया था गार्नर एंड अल्ड्राट ने, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1930, बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन अ मैरीलैंड मैमोथ प्लांट, दैट इज वन काइंड ऑफ द टोबैको वेराइटी। ओके, मैरीलैंड मैमोथ, MAMMOTH, मैरीलैंड मैमोथ टोबैको वेराइटी है, उसके ऊपर काम कर रहे थे गार्नर एंड एल्रेड, और इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म टर्म यूज किया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिकल फोटो पीरियड एक टॉपिक आता है, तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, समझ में आ रही है, मतलब क्रिटिकल की बात नहीं समझ में आ रही है तो चलो एक एग्जांपल देते हैं। फ्लोरल बर्ड जिनको मिनिमम 10 आवर्स की लाइट चाहिए होती है ब्लूम करने के लिए, मिनिमम 10 घंटे की लाइट दे दो तो फ्लोरल बर्ड ब्लूम कर जाएगा, लेकिन अगर 10 घंटे से ज्यादा लाइट दे रहा हूं तो बर्ड तो खुश हो जाएगा, लेकिन 10 घंटे से कम लाइट दे रहा हूं तो बर्ड जो है फ्लोरल बर्ड वो इतना ज्यादा खुश नहीं दिखेगा, वो सैड हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, 10 आवर्स जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, उतना रहेगा तो चलेगा, लेकिन उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे गया तो कुछ नहीं होगा बर्ड का। ठीक है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ द प्लांट्स को लेके बात करते हैं, तो देयर इज अ लॉन्ग डे प्लांट जिसको LDP कहते हैं शॉर्टकट में। सो सी explanation, flowering is induced under the long day length condition, and the long day length मतलब क्या, शॉर्ट नाइट लेंथ भी कह सकते हैं, दिन बड़ा है तो रात छोटी है। ओके, या फिर इसको शॉर्ट डे शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, या तो फिर इसको समर वेराइटी कहते हैं क्योंकि समर में ऐसी कंडीशन देखने मिलती है। ओके, सो एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं हम लोग ऐसे वैरायटी के लिए, समर वैरायटी के लिए, मतलब ये लॉन्ग डे प्लांट के एग्जांपल देखो कितनी सारी लिस्ट मैंने देके रखी है, याद कर लो क्योंकि इसी में से आपको अगर एग्जांपल पूछे जाएंगे तो इसी में से आएंगे। ओके, तो जैसे कि कैरेट हो गया, गुलमोहर हो गया, अराबिडोप्सिस हो गया, देन स्पिनच इज देयर, wheat is there, radish is there, beet, lettuce, mentha, okay, then poppy, pea, oat, lotus, then beta, henbane, okay, then there is a barley, larkspur, cabbage, clover, china rose, it is a kind of hibiscus variety, okay, petunia and onion. So many examples I had given to you all people, okay, just go through all these examples, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं तो। उसी के जैसे आपको एक और टॉपिक समझना है जिसको कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट। ओके, सो फ्लावरिंग इज इंड्यूस अंडर शॉर्ट डे लेंथ कंडीशन, दैट इज अ शॉर्ट डे लेंथ या फिर लॉन्ग नाइट लेंथ भी कह सकते हो, लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं या फिर उसको विंटर वेराइटी भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल कैलेंचोई, ओके, पोइंशिया, चिनोपोडियम, फिर कॉस्मोस, डालिया, मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम, देन xanthium, वायोला, सोयाबीन, टोबैको, फ्रैगेरिया, ओके, देन कॉफी, राइस, पोटैटो, शुगर केन, कोलियस एंड कैनाबिस, दीज आर द एग्जांपल्स कम्स अंडर शॉर्ट डे प्लांट्स। समझ में आ रही है, काफी अच्छी लिस्ट है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को याद करने के लिए, याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल। डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में बात करते हैं जो कि सी फ्लावरिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डे लेंथ कंडीशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट, फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, दैट इज अ कुकुम्बर, टोमेटो, सनफ्लावर, रोज, शू फ्लावर, फिर कैथरंथस रोशियस जिसको सदाबहार भी कहते हैं। ओके, ऑल दोस थिंग्स। Understood the three concept over here, long day plant, short day plant, day neutral plant। ओके, तीनों का डिफरेंस बिटवीन भी याद रखना। ये एक छोटा सा ग्राफ दे रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे देखो, इज ओनली द सनलाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग? नो,
तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? नो। खाली सनलाइट काम नहीं करता है फ्लावरिंग करने के लिए। देखो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना प्लांट में जो कि ट्रिगर होगा सनलाइट के वजह से, तो वो क्या है? तो वो उसको कहा जाता है हार्मोन कॉल्ड एज अ फ्लोरेजिन। ओके, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये कैच लैच जैन इन द ईयर ऑफ 1935। Catch Las Jan in the year of 1935 talked about a hypothetic hormone called as a florigen which will be getting triggered during the light, okay, during the presence of the sunlight, और वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा फ्लावरिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे रेड कलर मतलब लाइट है और डार्क कलर मतलब नाइट है। ठीक है, तो ये ज्यादा करके डे, कम डे, और फिर यहाँ पे देखो रात के समय में अगर थोड़ी सी लाइट मिल जाएगी काम चल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में एंड द सेकंड केस में आप लोगों को फ्लावरिंग देखने मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट डे में नहीं हो रहा है पॉसिबल। ठीक है, वही अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट डे प्लांट, मतलब यहाँ पे रात जो है वो बड़ी है। सो पहले केस में तो रात छोटी है तो चांस ही नहीं है, यहाँ पे भी तीसरे केस में चांस नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ग्रो करने की, फ्लावरिंग होने की शॉर्ट डे प्लांट में। ठीक है, लेकिन डे न्यूट्रल प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तीनों सीजन में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन में ग्रो करते हैं, मतलब हर वक्त फ्लावरिंग दिखाते हैं। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैड कंप्लीटेड। सो वी हैड कंप्लीटेड फोटोपीरियोडिज्म आल्सो। तो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है एब्सिशन। ओके, एब्सिशन को समझ लो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड एज एब्सिशन। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है इन द टॉपिक कॉल्ड एज द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो एक बार वो भी एक तरीके से जब पढ़ोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अच्छे से रिवाइज करोगे फिर से वीडियो लेक्चर्स देख के, तो ये सारी बातें आपको क्लिक हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे कॉलेनकाइमा टिश्यूज के बारे में बात की थी, है ना। आफ्टर टॉकिंग अबाउट पैरेन्काइमा वी हैड टॉक्ड अबाउट कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो है वो एब्सिसिन को रोकता है, राइट। एब्सिसिन को फॉर्म होने नहीं देता है, मतलब क्या, जो लीव्स अटैच रहते हैं पेरेंट प्लांट को, जो फ्रूट अटैच रहते हैं, है ना, स्टेम को, तो वो सारी बातें अटैचमेंट जहां से होती है ना उस एरिया में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं कॉलेनकाइमा। लेकिन अगर मान लो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, लीव्स ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, ऑलरेडी अपना फंक्शंस कर चुके हैं, फ्रूट भी ग्रो हो चुका है, उसने अपना काम कर दिया है, नाउ इट हैज बीन लाइक राइपन द फूड, फ्रूट हैज बीन ऑलरेडी राइपन, फ्लावर्स का अपना काम हो चुका है, तो अभी जोन ऑफ एब्सिशन तो बनना है और वो लोग गिर भी जाएंगे। ठीक है, सो एन एब्सिशन जोन अ लार्ज, see a layer of a specialized cells forms at the base of each part before it gets lost, है ना, टू सेपरेट इट्स फ्रॉम द मेन बॉडी। मतलब जहां से भी वो लोग अटैच रहेंगे उस एरिया से वो डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, द मिडल lamella between the certain cells in this layer is often digested by the enzymes such as cellulase and the pectinase। so ये भी एक एंजाइम्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, the cells of this layer die and become hardened by the deposition of the lignin and suberin। क्योंकि वो सील्ड हो जाएगा तो उसमें से एक्सट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यूसली बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सो बाय द टाइम द लीफ एंड द फ्रूट फॉल्स ऑफ, द वैस्कुलर सिस्टम हैज बीन कंप्लीटली सील्ड ऑफ, है ना, नहीं तो उसमें से एक्सट्रैक्ट बाहर आते रहेगा। सो दैट इज ऑल टू इग्नोर, दिस इज द प्रोसीजर विच इज परफॉर्म्ड ओवर हियर। सो एब्सिशन तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग वर्नलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल में स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज वर्नलाइजेशन प्रोसेस, उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, वो सारी बातें मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे विद द फाइटो हार्मोन्स, जो कि द लास्ट पार्ट रहेगा हमारे चैप्टर का और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बनने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए बाय बाय।